हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस। तो आज जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जो है थर्ड लेक्चर आज कवर करेंगे। और इससे पहले जो है मैंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर जो है आपकी मतलब फरमाइश पे जो है वो वीडियो जो है पहले लाया था, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को जो है पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स भी ये बात बोल रहे हैं कि आपने जो है पहले स्टार्ट कर दिया कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बिना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को कंप्लीट किए। तो इसीलिए जो है आज का वीडियो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन के ऊपर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए पहले, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर जो है आपके काम का होगा। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम गवाए यार स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी सारा मटेरियल ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, तो वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो ये नया टॉपिक है, तो इसको आज जो है हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर जो है अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा था जिसके अंदर एक्टिव और पैसिव पड़ा था, फिर डिफ्यूज़न की बात हुई थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात हुई थी, और लास्ट में जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में देखा था और साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, तो उसके बाद जो है दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा हुआ है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स, दोनों को जो है कवर किया हुआ है। और जाइलम आप लोग जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम होता है वो किसको, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और दोनों जो है मिला करके जो है हमारे पास एक वेस्कुलर टिश्यू यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू बनता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। ठीक है, तो आज जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अगर उसको हम लोग डिस्कस ना करें तो उसके बिना जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। हमारे पास है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। तो देखो यार, ऑस्मोसिस क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर होने वाला, जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर इसको जो है हम लोग डिस्कस नहीं करते तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है इनकम्प्लीट है। तो देखो सबसे पहले ऑस्मोसिस होती क्या है। ऑस्मोसिस जो है बेसिकली ये क्या है, मूवमेंट होगा, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होगा किसी चीज़ का, तो इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर आप लोग बोलो वाटर। कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन से जो है मूव करती है कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन यानी कि लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन वगैरह जो है वो नहीं लिख रहा, क्योंकि आप लोग सारे लोग डिमांड करते हो कि हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप नोट्स प्रोवाइड करवा दो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो समझाऊंगा। बाकी आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो इवनिंग तक या फिर कल मॉर्निंग तक जो है मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो क्या होता है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ है, पीछे भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स, सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। साथ में वहाँ पे देखा था कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ बात किसकी आती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो देखो जो हमारे पास सेमी परमेएबल जो मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी जो क्या करेगी, सबसे पहले किसी भी मटेरियल को अगर पास उसने अपने में से करना है तो उसको वो पहले सेलेक्ट करेगी। ठीक है ना, उसको देखेगी कि क्या मुझे इसको अंदर भेजना है या नहीं भेजना है, यानी कि वो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करती है। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेमी परमेएबल। यानी कि सेमी परमेएबल इसीलिए हो गया कि ये सारे के सारे मटेरियल्स को अलो नहीं कर रही है अपने में से पास होने के लिए, इसीलिए इसको सेमी परमेएबल बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेगी, ये कुछ मटेरियल्स को सेलेक्ट करेगी कि इसको भेजूं या नहीं भेजूं। ठीक है ना, आफ्टर सिलेक्शन ही जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने देगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये क्या करती है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल्स जो हैं उन्हीं को जो है ये अलो करती है अपने में से पास होने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ऑस्मोसिस जो है वो समझ आया होगा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है,
चाहे प्लांट सेल हैं या एनिमल सेल हैं, उनकी जितने भी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर सेमी परमिएबल। वो देखती हैं पहले किसी भी मटेरियल को पास करने से पहले कि इसको भेजना है या नहीं भेजना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑस्मोसिस और उसकी डेफिनेशन क्या होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो क्या होती है। तो अब देखो जो है हमारे पास जो ऑस्मोसिस है ना कि वाटर का मूवमेंट जो है वो इनसाइड द सेल हो रहा है या आउटसाइड द सेल हो रहा है, तो उसके बेस के ऊपर क्या होता है हमारे पास, ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। ऑस्मोसिस जो है आगे फर्दर दो टाइप की है हमारे पास, एक होगी एंड ऑस्मोसिस और दूसरी जो होगी वो होगी एग्ज ऑस्मोसिस, ठीक है। मैं ग्रीन मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता नहीं विजुअल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एग्ज ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस। देखो एग्ज ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मान लो ये मेरा सेल है, जब सेल में से पानी बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा किसका, वाटर का। अब यहाँ पे यानी कि H2O जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन में जहाँ पे H2O है, तो यहाँ से जब पानी बाहर जाएगा आउटसाइड द सेल, कहाँ जाएगा, आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, एग्ज ऑस्मोसिस हो रही है। क्या हो रही है, एग्ज ऑस्मोसिस हो रही है। कब, जब सेल में से पानी बाहर जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, एग्ज ऑस्मोसिस हो रही है। एंड ऑस्मोसिस क्या होगी, जब हमारे सेल के अंदर पानी जाएगा, यानी कि बाहर से जो है पानी अंदर जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आउटसाइड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से इनसाइड द सेल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं, तो उसको जो है हम लोग कहेंगे एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो छोटी सी बात है, एंड ऑस्मोसिस क्या होती है और एग्ज ऑस्मोसिस। एग्ज ऑस्मोसिस मैंने आपको बोला कि हमारे पास क्या होती है, जब सेल के बीच में से पानी जो है वो आउटसाइड द यानी कि बाहर चला जाए, ठीक है। और एंड ऑस्मोसिस मतलब जब वो अंदर आ जाए। अब देखो ये होता कब है कि एंड ऑस्मोसिस या एग्ज ऑस्मोसिस कब होगी। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेल है एक, अब इस सेल से पानी जो है बाहर जाना है। ये पानी कब बाहर जाएगा, जब हमारे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, जब कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्या होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो आई होप, पता नहीं यार आपको अभी ये समझ नहीं आएगा शायद, तो आपको पहले इतना ही याद रखिए, ऑस्मोसिस जो है वो दो टाइप की, एंड ऑस्मोसिस, एग्ज ऑस्मोसिस। उसके बाद मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद जो है दोबारा से मैं इसको कवर अप करवाता हूँ। तो हमारे पास क्या हो गया, एंड ऑस्मोसिस है, एग्ज ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या हो रहा है कि पानी जो है आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल आ रहा है, ठीक है। और एग्ज ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, इनसाइड द सेल से आउटसाइड जा रहा है। तो अब देखो हमारे पास जो है, इसको आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हमारे पास क्या है, सबसे पहले है सॉल्यूशन। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों को मिला करके बनता है, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरा होता है सोल्यूट, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम लोग सोल्यूट को घोलते हैं। मान लो हमारे पास ये है कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, वाटर है। अब ये वाटर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब इसके अंदर अगर मैं नमक डालता हूँ, चीनी डालता हूँ या कोई और दूसरी चीज़ डालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्या डाला बीच में हमने, सोल्यूट डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन, ठीक है। तो तभी मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। सोल्यूट वो चीज़ होती है जिसको हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करवाया जाता है। अब ये भी जो बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो सॉल्वेंट होता है वो ऑलवेज इन हाई कंसंट्रेशन होता है। हाई कंसंट्रेशन मतलब हाई क्वांटिटी में, ठीक है, हायर क्वांटिटी में, और ये लो क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात जो है आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में याद रखनी है, ठीक है। सॉल्वेंट और सोल्यूट दो चीज़ों को मिला करके बना। अब बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर जो है ना हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन आते हैं। क्या बोला मैंने, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन आते हैं कि सोल्यूट जो है हमारे सोल्यूशन में कितनी मात्रा में है, कम है या ज़्यादा है, उसके बेस के ऊपर तीन टाइप के हमारे पास सोल्यूशन है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास आइसोटोनिक, ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास आइसोटोनिक पहले, उसके बाद होता है हाइपरटोनिक, फिर होता है हमारे पास हाइपोटोनिक,
हाइपोटोनिक। ठीक है, अब देखो आइसो का मीनिंग आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो मतलब ये एक ऐसे प्रकार का सोल्यूशन होगा जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूशन के अंदर और उसके कंपैरिजन में जो दूसरा मतलब सोल्यूशन है उसकी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी दोनों की। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास क्या है, ये एक सोल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, क्या है, एक सोल्यूशन है। अब इसके अंदर आपको पता ही है सॉल्वेंट होगा और साथ में सोल्यूट होगा। अगर मैंने इसके अंदर कोई एक सेल डाल दिया, क्या डाल दिया, एक लिविंग सेल डाल दिया। अब उस सेल के अंदर भी क्या है, सॉल्वेंट भी होगा और सोल्यूट भी होगा। अब हमने बोला कि आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारा वो सोल्यूशन कहलाएगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर और उसके कंपैरिजन में जो दूसरा हम लोग जिसकी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो सोल्यूट है वो बराबर मात्रा में होगा। यानी कि सेल के अंदर भी सोल्यूट जो है सेम क्वांटिटी में है और जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर भी सेम क्वांटिटी में है। ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ का, जब हमने बोला सेल के अंदर भी सोल्यूट उसी मात्रा में है जितना जो बाहर वाला सोल्यूशन है उसी मात्रा में, बराबर क्वांटिटी है दोनों की। इससे होगा क्या कि जो इनफ्लो, जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे किसकी, एंड ऑस्मोसिस की और एक्स ऑस्मोसिस की, इसके ऊपर जो है क्या फ़र्क पड़ेगा, तभी मैंने आपको पीछे जाओ नहीं बताया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब दोनों की सोल्यूट की मात्रा बराबर है सोल्यूशन के अंदर और सेल के अंदर, तो उससे क्या होगा, ना एंड ऑस्मोसिस होगी ना एक्स ऑस्मोसिस होगी। ठीक है ना, क्योंकि ऑस्मोसिस होती कब है, तभी होती है जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है विद इन द सेल और आउटसाइड द जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है ना उनके अंदर जो है वेरिएशन आए, कि यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है हो सकता है किसी केस में सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए या किसी केस में जो है आउटसाइड द जो सोल्यूशन प्रेजेंट है बाहर वाला उसके अंदर ज़्यादा हो, उसके हिसाब से फिर हमारे पास एंड ऑस्मोसिस या फिर एक्स ऑस्मोसिस जो है वो होती है। लेकिन आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में हमारे पास ना एंड ऑस्मोसिस होगी ना एक्स ऑस्मोसिस होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेल है वहाँ पे भी कंसंट्रेशन सेम है, उसके बाद जो है हमारे पास जो बाहर वाला सोल्यूशन है जो बीकर के अंदर है इसके अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, आई होप आपको पता चला होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मीनिंग क्या होता है, हाई मतलब ज़्यादा। ठीक है ना, जब कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है तो उसको हाइपर बोला जाता है। तो हाइपर में मतलब यहाँ पे सोल्यूट जो है वो क्या होगा, सोल्यूट क्या होगा, हाई इन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई इन कंसंट्रेशन। क्या, सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे भी। देखो हमारे पास क्या है, देखो ये है हमारे पास सेल, इसको हमने रख दिया एक कहाँ पे, सोल्यूशन के अंदर। कहाँ रख दिया, एक सोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सेल के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रही है। अब डिपेंड करता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ ज़्यादा होगी, सेल के अंदर या सोल्यूशन के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, तो यानी कि जो हमारा ये सोल्यूशन है इसके अंदर सोल्यूट जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। क्या होगा, सोल्यूट जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। जब सोल्यूट इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में है तो उससे क्या रिजल्ट होने वाला है, देखो यानी कि सोल्यूट अगर इसके अंदर ज़्यादा है तो जो सॉल्वेंट होगा वो कम होगा। तो इससे रिजल्ट में होगा क्या कि जो सेल के अंदर पानी है ना, वाटर है, उसका आउटफ्लो हो जाएगा। यानी कि सेल में से पानी जो है वो सोल्यूशन के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, तब तक जाना स्टार्ट कर देगा जब तक सोल्यूशन के अंदर और जो हमारा सेल है उनके अंदर वाटर का लेवल यानी कि जो सॉल्वेंट का लेवल जो है वो बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो यही चीज़ होती है हमारे पास ऑस्मोसिस के अंदर। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली सेल में से जब पानी बाहर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस या एक्स ऑस्मोसिस। तो आप सबको पता, मैंने अभी बताया, एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं उसको, क्योंकि जब सेल में से पानी जो है बाहर की तरफ जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा बाहर, तो उसको जो है एक्स ऑस्मोसिस कहा जाएगा। यानी कि अगर हम लोग किसी एक लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उससे क्या होगा, क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस होगी और हमारा सेल जो है ना वो श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं हमारा सेल जो है वो फ्लैसिड हो गया। फ्लैसिड का मतलब हो गया श्रिंकेज ऑफ सेल। क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल, श्रिंकेज ऑफ सेल। ठीक है भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक। तो हाइपो का मीनिंग क्या होता है यार, हाइपो का मीनिंग आप सभी को पता है कि कम, लेस। ठीक है ना, तो हमारे पास सेम ऐसे ही अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इसके अंदर हमने डाला है
कोई सेल, लिविंग सेल डाला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसके अंदर जो है सोल्यूट कम मात्रा में है। क्या है, सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है। तो अब सोल्यूट कहाँ ज़्यादा है, सेल के अंदर, इनसाइड द जो सेल है, इनसाइड द सेल क्या है यहाँ पे, सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इनसाइड द सेल जो है सोल्यूट ज़्यादा है। अब इससे होगा क्या, बाहर सोल्यूट कम है यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जब तक जो है दोनों की मतलब बराबर मात्रा नहीं हो जाती, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, अब यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस हो रही है, एक्स ऑस्मोसिस। तो हमने पढ़ा एंड ऑस्मोसिस उसको कहते हैं जब बाहर से H2O का फ्लो होता है, कहाँ पे, इनसाइड द सेल। कहाँ होता है, इनसाइड द सेल। जब बाहर से पानी सेल के अंदर जाएगा तो उसको एंडोस्मोसिस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको पीछे बताया था कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस कब होगी, ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो हमारा सेल है उसको किसके अंदर डाल रहे हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं या हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर अगर आप लोग डालोगे तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है ना, आइसोटोनिक के अंदर डालोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट की मात्रा जो है वो बराबर है, क्वांटिटी बराबर है, उससे कुछ नहीं होगा। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस कब होगी, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उससे होती है एक्सोस्मोसिस। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन रिजल्ट्स इन एक्सोस्मोसिस। ठीक है भाई, इसको याद रखना। उसके बाद जब हम लोग किसी एक लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वहाँ क्या होगी, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होगी, एंडोस्मोसिस। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो अंदर जाएगा। तो ये सारा का सारा होता है हमारे पास ऑस्मोसिस के रिलेटेड। मैंने बताया आपको कि ऑस्मोसिस होती क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है इसके अंदर। उसके बाद कितने टाइप की है, ठीक है, एंडोस्मोसिस है, एक्सोस्मोसिस है। उसके बाद जो है सोल्यूशन की बात की, सोल्यूशन कैसे बनता है और कितने टाइप के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक क्या है और हाइपोटोनिक क्या है, विद एग्जांपल जो है मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं यार कि ऑस्मोसिस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर इसको पढ़ रहे हैं तो इसका क्या रोल क्या है यार इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसका रोल क्या है बेसिकली, देखो ऑस्मोसिस जो है ना हमारे पास क्या करती है, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती है। ठीक है, तो देखो यार हमारे पास ऑस्मोसिस जो है मैंने आपको बताया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक स्टोमेटा मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं, ये वाले होते हैं हमारे पास गार्ड सेल्स। क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ये होते हैं सब्सिडायरी सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये कब टर्जिड होंगे और कब फ्लैसिड होंगे। क्या मैंने बोला आपको, टर्जिड, उसके बाद फ्लैसिड। अब फ्लैसिड और टर्जिड आप लोग जानते हैं, टर्जिड होता है स्वेल हो जाना, ठीक है, और फ्लैसिड होता है श्रिंक। ठीक है ना, पीछे मैंने आपको बताया। अब ये हमारा डिपेंड करता है कि कब हमारा सेल जो है वो स्वेल होगा और कब श्रिंक होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी ऑस्मोसिस के ऊपर। तो आप लोगों को पीछे याद होगा कि कब हमारी क्या हो रही थी, ऑस्मोसिस जो है हो रही थी, कौन सी वाली, एंडोस्मोसिस कब हो रही थी और एक्सोस्मोसिस कब हो रही थी। देखो जब हमारे पास क्या होता है, एक्सोस्मोसिस कब होती है, जब सेल के बाहर पानी जाता है तो क्या होती है, एक्सोस्मोसिस। उसके बाद जब सेल के अंदर पानी आता है तो तब हम लोग क्या कहते हैं उसको, एंडोस्मोसिस। ठीक है, अब जो एक्सोस्मोसिस होती है उससे तो हमारा सेल क्या हो जाता था, श्रिंक, और जब हमारा एंडोस्मोसिस होता है उससे हमारा सेल जो है स्वेल कर जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये स्टोमेटल ओपनिंग है बीच में, क्या है ये, स्टोमेटल ओपनिंग। अब देखो स्टोमेटा जो है कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, स्टोमेटल ओपनिंग है। अब देखो स्टोमेटल ओपनिंग कब होगी, जब हमारे सेल क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। ठीक है, जब श्रिंक करेंगे तो हमारा स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। और श्रिंकेज ऑफ सेल कब होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, एक्सोस्मोसिस, यानी कि पानी जो है इन गार्ड सेल्स में से बाहर चला जाएगा। अब ये किसकी वजह से होता है, सोल्यूट की वजह से, वो भी मैंने आपको पीछे बताया, आप रिपीट करके उसको देख सकते हैं। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब उसको हम लोग, मैंने बताया ना आपको कि डालते हैं, तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, हमारा पानी अंदर और या फिर बाहर आता है। तो अब मैंने क्या बोला कि श्रिंकेज ऑफ सेल होगा, क्योंकि हमारा जो वाटर है यहाँ पे क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, बेसिकली
क्योंकि इस टाइम पे जो है ये हमारे सेल थोड़े श्रिंक है, यहाँ से पानी बाहर आएगा, क्या होगा, बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो एक्सॉस्मोसिस होती है, उससे हमारे सेल श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंकेज की वजह से ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो खुल जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा। अब क्लोज कब होता है, ये मान लो स्टोमेटा है, ये क्लोज हो चुका है। क्लोज कब होगा, जब हमारे पास पानी जो है बाहर से अंदर जाएगा, H2O जो है बाहर से अंदर जाएगा, तो उससे क्या होगा, सेल हमारा टर्जिड हो जाएगा, यानी कि स्वेल होगा। स्वेल हो जाएगा यानी कि एक तरीके से फूल जाएगा, जो गैप था बीच में वो कवर अप हो जाएगा। और स्वेलिंग ऑफ सेल कब होता है, जब हमारे पास एंडोस्मोसिस होती है, वही होता है ना H2O का जब सेल के अंदर जाना, उसी चीज़ को हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब होगा, उसी की वजह से जो है हमारे पास CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और O2 का ट्रांसपोर्ट होता है। पहली बात, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना डिपेंड करेगा ऑस्मोसिस के ऊपर। दूसरी बात, ट्रांसपायरेशन होती है, जो हम लोग आगे नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो है वो थ्रू स्टोमेटा जो है रिलीज होते हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो वो भी किसकी वजह से होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो देखो यार, हमारे पास ऑस्मोसिस जो है, मैंने आपको बताया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक स्टोमेटा मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं, ये वाले होते हैं हमारे पास गार्ड सेल्स। क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं, ये होते हैं सब्सिडायरी सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये कब टर्जिड होंगे और कब फ्लैसिड होंगे। क्या मैंने बोला आपको, टर्जिड, उसके बाद फ्लैसिड। अब फ्लैसिड और टर्जिड आप लोग जानते हैं, टर्जिड होता है स्वेल हो जाना, ठीक है, और फ्लैसिड होता है श्रिंक, ठीक है ना, पीछे मैंने आपको बताया। अब ये हमारा डिपेंड करता है कि कब हमारा सेल जो है वो स्वेल होगा और कब श्रिंक होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी ऑस्मोसिस के ऊपर। तो आप लोगों को पीछे याद होगा कि कब हमारी क्या हो रही थी, ऑस्मोसिस जो है हो रही थी, कौन सी वाली, एंडोस्मोसिस कब हो रही थी और एक्सऑस्मोसिस कब हो रही थी। देखो जब हमारे पास क्या होता है, एक्सऑस्मोसिस कब होती है, जब सेल के बाहर पानी जाता है तो क्या होती है, एक्सऑस्मोसिस। उसके बाद जब सेल के अंदर पानी आता है तो तब हम लोग क्या कहते हैं उसको, एंडोस्मोसिस। ठीक है, अब जो एक्सऑस्मोसिस होती है उससे तो हमारा सेल क्या हो जाता था, श्रिंक, और जब हमारा एंडोस्मोसिस होता है उससे हमारा सेल जो है स्वेल कर जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये स्टोमेटल ओपनिंग है बीच में, क्या है ये, स्टोमेटल ओपनिंग। अब देखो स्टोमेटा जो है कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, स्टोमेटल ओपनिंग है। अब देखो स्टोमेटल ओपनिंग कब होगी, जब हमारे सेल क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। ठीक है, जब श्रिंक करेंगे तो हमारा स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। और श्रिंकेज ऑफ सेल कब होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, एक्सऑस्मोसिस, यानी कि पानी जो है इन गार्ड सेल्स में से बाहर चला जाएगा। अब ये किसकी वजह से होता है, सॉल्यूट की वजह से, वो भी मैंने आपको पीछे बताया, आप रिपीट करके उसको देख सकते हैं। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब उसको हम लोग, मैंने बताया ना आपको कि डालते हैं, तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, हमारा पानी अंदर और या फिर बाहर आता है। तो अब मैंने क्या बोला कि श्रिंकेज ऑफ सेल होगा, क्योंकि हमारा जो वाटर है यहाँ पे क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्योंकि इस टाइम पे जो है ये हमारे सेल थोड़े श्रिंक है, यहाँ से पानी बाहर आएगा, क्या होगा, बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो एक्सऑस्मोसिस होती है, उससे हमारे सेल श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंकेज की वजह से ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो खुल जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा। अब क्लोज कब होता है, ये मान लो स्टोमेटा है, ये क्लोज हो चुका है। क्लोज कब होगा, जब हमारे पास पानी जो है बाहर से अंदर जाएगा, H2O जो है बाहर से अंदर जाएगा, तो उससे क्या होगा, सेल हमारा टर्जिड हो जाएगा, यानी कि स्वेल होगा। स्वेल हो जाएगा यानी कि एक तरीके से फूल जाएगा, जो गैप था बीच में वो कवर अप हो जाएगा। और स्वेलिंग ऑफ सेल कब होता है, जब हमारे पास एंडोस्मोसिस होती है, वही होता है ना H2O का जब सेल के अंदर जाना, उसी चीज़ को हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब होगा, उसी की वजह से जो है हमारे पास CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और O2 का ट्रांसपोर्ट होता है। पहली बात, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना डिपेंड करेगा ऑस्मोसिस के ऊपर। दूसरी बात, ट्रांसपायरेशन होती है, जो हम लोग आगे नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो है वो थ्रू स्टोमेटा जो है रिलीज होते हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो वो भी किसकी वजह से होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो हमारे पास ऑस्मोसिस भी कवर हो गया, उसके फंक्शन वगैरह भी मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन, ये जो है प्लांट्स के अंदर होने वाला एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, नोट्स के अंदर मिल जाएगी, सीधा डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है, ये एक लीफ है, ठीक है। अब ये नीचे क्या होंगी, रूट्स होंगी, ठीक है। अब ये पानी क्या करेगा, रूट्स के द्वारा जो है यहाँ पे H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, H2O का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये पानी जो है थ्रू स्टेम कहाँ जाएगा, लीव्स के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, लीव्स के अंदर जाएगा। और उसके बाद जो स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो उनके थ्रू जो है ये हवा में रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O वेपर्स, H2O वेपर्स यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो H2O है वो हवा के अंदर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो काम होता है, अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि ये टोटली काम किसकी वजह से होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से, ठीक है। तो इतना सा ही है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर जिसमें जो है एक्सेस ऑफ जो वाटर होगा वो प्लांट द्वारा इन द इन्वायरमेंट या हमारे जो आउटसाइड द प्लांट जो जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा जो है उसको रिलीज किया जाता है। तो यही है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। अब देखो ट्रांसपायरेशन जो है ना हमारे पास बेसिकली ये एक तो करती है कूलिंग इफेक्ट। क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट इन द प्लांट। अब आप लोगों को ये पता होगा यार कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। जब भी गर्मियों में हम लोग किसी प्लांट के नीचे जाते हैं ना तो हमें ठंडक महसूस होती है देन आउटसाइड। उसके पीछे रीज़न क्या है, कूलिंग इफेक्ट, यानी कि वो ट्रांसपायरेशन कर रहा होता है, छोटे छोटे वाटर के वेपर्स निकाल रहा होता है जो उस प्लांट के चारों ओर वहाँ पे रहते हैं। जब वहाँ पे जाएंगे तो उससे जो है हमें कूलिंग वहाँ पे महसूस होती है, ठीक है। पहली बात तो कूलिंग इफेक्ट करता है। दूसरा जो है ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है जनरेट करता है, ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो जनरेट करता है। ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है वो भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जिसके द्वारा वाटर और मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि रूट्स द्वारा जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और वो उसको जो पुल मिलता है ना जाइलम तक पहुंचने के लिए वो जो है किसकी वजह से मिलता है, ट्रांसपायरेशन पुल। ये भी मैंने आपको वहां पे बताया था, रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल। तो ये तो बेसिक सा इसका फंक्शन हो गया कि ये करता क्या है। और बात ये कि जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है किसी भी प्लांट के द्वारा, ठीक है। यार स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग हो जाता है आगे पीछे, ठीक है। स्पेलिंग्स पे मत जाया करो। एक दिन एक लड़का पूछ रहा था कि एल्गी के स्पेलिंग, तो साइंस के अंदर जो है वो मैटर नहीं करता कि आपकी स्पेलिंग क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो H2O जो है वो एब्जॉर्ब करता है जितना भी कोई भी प्लांट, तो उसमें जो है ना 90% जो है वो उसकी ट्रांसपायरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है, यानी कि वो हवा के अंदर जो है रिलीज कर दिया जाता है प्लांट द्वारा। उसके बाद ओनली 10% जो पानी होता है ना, 10% वाटर जो है वही पानी जो है बाकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेल की या सेल के अंदर जो एब्जॉर्ब रहता है पानी, और साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होता है वाटर, आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यूज़ होता है H2O। तो उसके अंदर जो खाना बनाने के लिए या दूसरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए सिर्फ 10% पानी काम आता है, बाकी 90% पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक था ट्रांसपायरेशन। मुझे लगता है कि साथ में थोड़ा वीडियो आज लेंथी हो गया। इसके अलावा जो है थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे प्लाज्मोलिसिस है, गटेशन है, और भी हैं कुछ 2-4 चीज़ें जिनको जो है नेक्स्ट किसी एक छोटी सी वीडियो में जो है हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो ट्रांसपायरेशन आप लोगों को समझ आ गया। हाँ एक और चीज़ यार मैं आपको भूल गया कि ट्रांसपायरेशन जो है ना ये आगे 3 टाइप की होती है। इसको भी थोड़ा सा देख लो, जल्दी से फिनिश करते हैं। 3 टाइप की होती है। मेन तो हमारी होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कौन सी होती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है लेंटिकुलर। अब ये अगर आपको याद हो, क्या मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लेंटिकुलर, उसके बाद होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मेन होती है स्टोमेटल रेस्पिरेशन, जिसमें मतलब ज़्यादा अमाउंट जो है पानी का सिर्फ स्टोमेटा की वजह से ही रिलीज़ किया जाता है। उसके साथ जो है लेंटिकल्स होते हैं। ये हमारी जो ट्री की बार्क होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके जो है कुछ स्पॉट्स होते हैं, अगर आपको पता हो, मैंने इमेज भी आपको वहाँ पर दिखाई थी, उनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। अब इनके द्वारा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है और कुछ अमाउंट ऑफ जो वाटर है, वाटर वेपर्स है, वो यहाँ से भी रिलीज होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ट्रांसपायरेशन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। मेन जो है हमारा यही होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये मैंने आपको पीछे बता दिया, डिपेंड करता है स्टोमेटा के ऊपर, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर। अब ये हमारे पास होता है क्यूटिकुलर। अब क्यूटिकल को क्या होती है, देखो हमारे पास जो लीव्स होते हैं ना,
उनके ऊपर क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर, ठीक है ना, एक वैक्स की तरह। अगर आप पानी उसके ऊपर डालते हो तो आपको सामने पता चलता है कि वो उसके अंदर नहीं जाता है। हमारी भी स्किन के ऊपर जो है एक वैक्सी लेयर जो है हमेशा रहती है, ठीक है। अब ये वैक्सी लेयर जो होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल, क्या कहते हैं, क्यूटिकल। तो इसके अंदर भी जो है बेसिक ऐसे मतलब बहुत बारीक से एक किस्म से ना पोर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ से वो थोड़ा मतलब काफ़ी लेस, मैंने आपको बताया ना 90% जो है पानी जो रिलीज़ करता है कोई भी प्लांट हवा के अंदर, वो मैक्सिमम जो होता है स्टोमेटा की थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। उसके बाद जो थोड़ा सा होता है लेंटिकुलर, और बाकी जो एक तरीके से बहुत कम जो है वो क्यूटिकल के थ्रू होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकल क्या हो गई, लीव्स के अंदर जो है एक वैक्सी लेयर होती है, और भी हमारी जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस वगैरह, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट हो सकती है, जो मतलब पतली ब्रांचेस होती है ना, यंग वंस, उनके ऊपर प्रेजेंट हो सकती है। तो वहाँ से होने वाली ट्रांसपायरेशन क्यूटिकुलर होगी। तो ये है हमारे पास क्या ट्रांसपायरेशन, उसके टाइप्स। तो ये मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। वीडियो को यार पूरा देखो, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ, और साथ ही यार अपने दोस्तों के साथ या जो दूसरे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी हमारा जो मटेरियल है वो शेयर करो। हैंड रिटन नोट्स जो है आपको कल तक इसके मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।